उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। इस वर्ष यानी 2023 का आज अंतिम दिन है। कल सूर्योदय के साथ ही हमेशा की तरह एक नया दिन होगा और साथ ही होगा तारीख का नया अंदाज। इसे लेकर एक नया वर्ष 2024 नई आशा, नई उमंग और नई उम्मीद के पंख लगाए आएगा। 2024 समस्त विश्व को, समस्त मानव जाति को शांति और सह अस्तित्व का महत्व समझा सके, विश्व समुदाय क्षमा और दया को समझ सके, हमारा देश प्रगति पथ पर बढ़े और समस्त देशवासी खुश। लेकिन जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो हमारा आशय देश के सर्वाधिक पूर्वी इलाकों से होता है। इनमें कुल 8 राज्यों की हम बात करते हैं जो अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर, शांत, मनोरम और अपनी विरासत को संभाले हुए हैं। हमारे देश के पूर्वोत्तर के राज्य और इस समूचे पूर्वोत्तर इलाके की अपार क्षमता, कौशल और अद्भुत विरासत को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेहद दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ इसके विकास के लिए काम करना शुरू किया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। सरकार और नागरिक सहभागिता के अथक प्रयासों, इच्छा शक्ति और विकासोन्मुख कार्यों से अब समूचा पूर्वोत्तर नव विकास की ओर चल रहा है। यही नहीं, ये सभी राज्य अपने क्षेत्रों में संकल्प के साथ विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं और पूर्वोत्तर की इसी शक्ति पर समूचा देश गर्व करता है। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी है और ये राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। तो आइए पूर्वोत्तर की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर डायरी। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। विकसित भारत सशक्त भारत की कहानी है। विकसित भारत उन विकासात्मक योजनाओं की कहानी है जो दूर दराज के कोने कोने तक पहुंचती हैं। इसका मकसद परिवर्तनकारी सेवाओं को दरवाजे तक लाना है। विकसित भारत हम सभी की कहानी है ताकि मिलकर देश के सभी लोग एक उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ सके। राष्ट्रीय राजमार्ग वित्त पोषण में महत्वपूर्ण वृद्धि नए भारत के विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है। पूर्वोत्तर के राज्य इस परिवर्तन की यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। सही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है, यही समय है। पूर्वोत्तर राज्यों के हमारे संवाददाताओं ने हमें जानकारी दी कि समूचे पूर्वोत्तर राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे इसके लाभ ले सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोग उत्साहपूर्वक हिस्सा भी ले रहे हैं। ये यात्रा जनजातीय इलाकों सहित
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है और इसके तहत अनेक तरह की गतिविधियां जारी हैं। त्रिपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पैदा कर रही है और लोग इस पहाड़ी राज्य में बढ़ चढ़कर इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। उधर मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से शुरू हुई और आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित IEC वाहन गांव-गांव दूर दराज के इलाकों तक जाकर केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की उन्हें जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ मोदी गारंटी का संदेश इस अभियान का मुख्य विषय है। नागालैंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के शहरी निवासियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। राज्य में 8 दिसंबर से यह यात्रा शुरू हुई और 8 जिलों के 12 इलाकों में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया जा रहा है। केंद्र सरकार सशक्तिकरण की जीवंत तस्वीर इसके माध्यम से पेश कर रही है। नागालैंड के पांगशा गांव का नोकलाक भारत संकल्प यात्रा के साथ प्रगति की धुन पर मानो थिरक रहा है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी ये यात्रा जोर शोर से चल रही है। ये अभियान राज्य के विष्णुपुर जिले से 9 दिसंबर को शुरू हुआ था। आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित सूचना, शिक्षा और संचार IEC वाहन ग्राम स्तर पर केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इस अभियान के हिस्से के रूप में जिला प्रशासन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए स्पॉट पंजीकरण करने के अलावा स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया गया है। राज्य के विष्णुपुर और इम्फाल जिलों में सफल अभियान के बाद अब यात्रा खंगाबोक गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से थाउबल जिले के लिए रवाना हो गई है। इस जिले में ये अभियान अगले 3 दिन तक जारी रहने के बाद आगे बढ़ेगा और इसमें विभिन्न विभागों के लोग हिस्सा लेंगे। सूचना, शिक्षा, संचार वैन जिले के विभिन्न गांवों में इसलिए भेजी जा रही है ताकि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों, योजनाओं की उन्हें पूरी जानकारी दी जा सके। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आकाशवाणी को बताया कि अभियान के अंतर्गत जगह जगह पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं पर उनका पंजीकरण किया जा रहा है और प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लोगों ने बहुत सराहना की है और उसका स्वागत किया जा रहा है। अभियान का हिस्सा बनने के लिए ग्रामीण बड़े उत्साह के साथ सामने आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जाएगी। IEC वाहन सरकार की योजनाओं और नीतियों को लेकर जागरूकता के लिए अरुणाचल के दूर दराज के हर जिले में हर गांव तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। तवांग के थिंगबू गांव में विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत जल जीवन मिशन के लाभार्थियों ने बताया कि जल की समस्या का समाधान करने वाली ये योजना बेहद फायदेमंद है और उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। सिक्किम की बात करें तो विकसित भारत 2047 के साथ जुड़कर एक ऑनलाइन विचार पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल में सभी नागरिकों से अपने सुझाव देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकसित भारत कार्यक्रम में थीम आधारित चर्चाएं, शासन, अर्थव्यवस्था, नवाचार, वैश्विक स्थिति और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही साथ ये विचारों और रणनीतियों के आदान प्रदान के लिए एक मंच भी प्रदान कर रही है। सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आशा व्यक्त की कि विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में ठोस प्रयासों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। कार्यक्रम में सिक्किम विश्वविद्यालय के संगीत विभाग ने भी भाग लिया और विकसित भारत के विचारों को सशक्त बनाने की दिशा में गीतों का एक सेट प्रस्तुत किया।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 26वां राष्ट्रीय एकीकरण और युवा नेतृत्व शिविर शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त के.टी. पटनायक ने किया। शिविर का आयोजन अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय विज्ञान और संस्कृति संगठन ने किया है। ये शिविर विकसित युवा विकसित भारत की विषय वस्तु के साथ 8 दिन तक चलेगा। शिविर में 1000 से अधिक विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं। इसमें 250 युवा पूर्वोत्तर से हैं। शिविर में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं और साथ ही साथ सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। आपको याद ही होगा कि उत्तरी सिक्किम में इस वर्ष 3 और 4 अक्टूबर की मध्य रात्रि को अचानक लोहनक झील पर बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई थी। बाढ़ के कारण उत्तरी सिक्किम में कई पुल और 20 से 25 किलोमीटर तक की सड़क नेटवर्क बह गया था। इससे मंगन और उत्तरी सिक्किम के बीच संपर्क टूट गया था। तभी से सीमा सड़क संगठन वहां जनशक्ति और मशीनरी जुटाकर बहाली के प्रयासों में जुट गया था। शुरुआती दिनों में तो सीमा सड़क संगठन ने तीस्ता नदी पर 2 पुलों का निर्माण करके दजुंगू क्षेत्र से संपर्क को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया था और इसी तरह से सेना के समन्वय से एक पुल का निर्माण करके चुंगत नाग और आगे उत्तर की ओर लाचेन तक संपर्क बहाल कर दिया था। सीमा सड़क संगठन ने चुंगत नाग और जीमा के बीच निर्माण कार्य करने का चुनौतीपूर्ण काम किया और यातायात बहाली के प्रयासों को आगे बढ़ाया और जहां सड़क नेटवर्क को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था वहां उसको ठीक करने का बीड़ा उठाया। बीआरओ ने लाचेन और मुंसीथांग के बीच संपर्क बहाल करने के काम को अब सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। सीमा सड़क संगठन के बहादुर जवानों की निस्वार्थ प्रतिबद्धता ने सभी क्षेत्रों में प्रशंसा अर्जित की है और उत्तरी सिक्किम के लिए कनेक्टिविटी की शीघ्र बहाली के प्रति सेना सहित सभी के बीच उम्मीद भी जगाई। ऐसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीमा सड़क संगठन के वीरतापूर्ण प्रयास बेहद प्रशंसनीय हैं। उन्हें सलाम। और आइए अब ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर शिवा प्रसाद मोहंती के साथ हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की ये भेंटवार्ता आपको सुनवाते हैं। ये संगठन ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड ड्रोन प्रदर्शन और नैनो यूरिया के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही व्यापक तौर पर कार्य करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। डॉक्टर मोहंती जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, वुड यू प्लीज टेल अस हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग in the Viksit Bharat Sankalp Yatra and what's your experience so far, these activities? So here I will tell you one thing, Bharat, that government has come up with a noble idea of examining and propagating the schemes which Government of India has already cleared for and implemented for the common people. So this Viksit Bharat Sankalp Yatra is a part of that exercise, just to aware the people in the last mile of this country to know about the schemes of Government of India and whether they are benefited. Those who are benefited, they can tell how it has affected their livelihood and how it has affected their social cultural existence in the country. Since the government is propagating on natural farming, particularly in Northeast, and some of the states are doing really good in this sector in natural farming, or also we say organic farming. Now, what's your experience, sir, during this program, during this event? What is the awareness level of our farmers in Northeast or in Assam particularly on the uses of fertilizers or this sort of equipments or the things while they are doing, cultivation and other activities? Very good question. I will tell you that in this Yatra, BBFCL, Brahmaputra Valley Fertilizer
which is the only urea manufacturing unit in Northeast. We are also involved in this Jatra. The main basic theme of involvement of BVFCL is that if you see in country, also in Northeast, the soil quality is getting deteriorated by application of chemical fertilizer years together. So we are also educating the farmers to go about the natural source of farming along with the chemical fertilizer, so that the soil quality can be maintained. I will tell you one thing here. Actually, we are propagating that bio-fertilizer and organic fertilizer should be supplemented with chemical fertilizer, not an alternative. Also, in an alternative, you will see that the productivity will come down, but simultaneously we have to maintain our soil health. That's why this bio-fertilizer and chemical fertilizer can be used side by side by reducing some quantity of chemical fertilizer application, so that farmer can maintain its soil health, farmer can save its soil, and also the productivity can increase. In this respect, we have started one demonstration, that is drone demonstration, where the nano urea is being demonstrated to the farmers how to spray in the field. What happens whenever you apply a chemical urea, granulated urea, that is being 30% is taken by your water and other sources, and also some quantity is fixed in the soil. So after this nitrogen fixation, the soil gets acidic. जैसा आपका शरीर में in your body also, if you get acidic effect, it damages your health. Similarly, soil becomes acidic and soil health is damaged. That's why the government of India has come up with this nanotechnology, which will be sprayed on the leaves of the crop, so that the fertilizer can be absorbed through the leaves and nothing goes to the soil and get fixed. This way we are propagating the things to the farmers. We are explaining to Northeast farmers, and you will astonished to observe that during now urgent date we might have conducted nearly 800 demonstrations. Everywhere we have got a very good response. Farmers are coming forward, where from I will get this drone, what is the cost of the drone, how to spray the things. In this context, again I will say that Government of India has come up with a new scheme of Namo Drone Didi. Right. The self-help group of the country, 15,000 self-help group of the country ladies will be trained, 15,000 pilots will be trained to fly this drone in their nearby areas. Farmers can approach them and they can spray those fertilizer, pesticides through these drones, and their livelihood can be maintained through these drones. So now we have started this scheme also. We are giving now 18 drones have been allotted to BVFCL to distribute these self-help groups and train 18 pilots, 18 lady pilots particularly, on which January 26th Honorable Prime Minister Narendra Modi ji will be inaugurating this exercise. And through that basis, you will see that this type of natural things will be sprayed on the crop itself, and soil fixation and soil infertility will be eroded. It will be totally eliminated. Since you are the versatile in this field, and how do you see, sir, by using a drone, how it would be a game changer for a particularly in Northeast, in agri sector? It will be a game changer in the Northeast, because you will see that first of all, it will start giving extra income to the unemployed youth as well as unemployed girls to have pilot training, to acquire a drone, because you have seen that in this drone, Government of India has announced 80% subsidy and also 20% loan with 3% rate of interest. So an entrepreneur can come up with purchasing a drone and giving these drones to on rent to the farmers in the nearby fields. First of all that. Second thing, Northeast, if you see that there are a lot of cropping patterns which is already been decided by the government of Northeast, different states, and this advanced technology of drone application will have a game changer. You will see in the coming years, the entire country will be benefited by this type of new technology, and farmers, and
most of all, another thing is that if you see the application of drone, the health hazard will be reduced, because whenever somebody goes to spray the pesticides in the tea garden or the other places, you must have seen that with the wind, those pesticides can come again to their mouth or again to their face. These are creating health hazards. But when flying the drone, only one person can stand in a corner of the field, and rest every field can be covered. So this will be a great game changer in this country towards the agriculture dynamics, I can tell you. Finally, Dr. Mohanty, what are the visible indirect employment opportunities right now or in near future, and how do young people are being engaged with your organization? Yeah, I will tell you that I talked about Pradhan Mantri Krishi Samriddhi Kendra. That a young graduate who has already passed the BSc degree, having PhD degree, easily he can open a Pradhan Mantri Krishi Samriddhi Kendra, who will help him to get the license, and on that basis, at least he can have his livelihood. Similarly, as far as BBFC is concerned, there are many indirect employments like your bag loading, all contract employees, as well as if you see the suppliers to the nearby industries, that is plastic industries, bag industries, all these people are being benefited, and new entrepreneurs are coming to the fold of BBFCL to supply the material. I hope that with BBFCL prosper, this Northeast young people will be getting more and more job opportunity in this company, as well as the business opportunity, and make them entrepreneurs to go on their own also. Thank you, Dr. Mohanty ji. You gave a valuable inputs for the BBSK Viksit Bharat Sankalp Yatra. Thank you. अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर शिवा प्रसाद मोहंती के साथ हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा की भेंटवार्ता। पूर्वोत्तर क्षेत्र न्यू इंडिया के लिए विकास का इंजन बनकर उभर रहा है। सभी परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रयास शुरू किए गए, और ये प्रयास निरंतरता बनाए हुए लोगों के साथ भली प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और जारी हैं। पूर्वोत्तर में जैविक क्रांति एक सतत भविष्य का निर्माण करने की ओर अग्रसर है। यहाँ व्यापक पैमाने पर भूमि अब जैविक खेती के तहत विकसित हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसान सिर्फ फसलें नहीं उगा रहे, वे एक स्वस्थ कल और विश्वसनीय जैविक ब्रांड भी उगा रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को आत्मनिर्भर किसान बनने की दिशा में सशक्त बनाया जा रहा है। कृषि में क्रांति लाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है, और अब महत्वपूर्ण विपणन नेटवर्क के निर्माण से लेकर उच्चतम क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की पेशकश तक सब कुछ सिलसिलेवार जारी है। अभी बीते किसान दिवस पर किसानों की प्रगति और आत्मनिर्भरता की भावना का उत्सव मनाया गया। हमारे आत्मनिर्भर किसानों को सलाम है, जो पृथ्वी के निर्माता यानी जो मिट्टी से आत्मा तक पोषण का ताना बाना बुनते हैं। उनके अथक प्रयास उन फसलों में बदल जाते हैं, और यही अथक मेहनत राष्ट्र को बनाए रखती है। प्रत्येक अन्नदाता के लिए हम कह सकते हैं कि उसका परिश्रम हमारी जीविका की गाथा लिखता है। ये वो हाथ हैं जो हमें खाना खिलाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में रेलवे का नेटवर्क का विकास भी अभूतपूर्व तरीके से किया गया है। पिछले 9 वर्ष में इस क्षेत्र ने 1618 किलोमीटर से अधिक का विशाल रेलवे विस्तार हासिल किया है, जो पिछली दर से 170% अधिक है। ये कनेक्टिविटी का एक नया युग है, ये परिवर्तन की खोज है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश ने आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ ऑफ बीट डेस्टिनेशन का पुरस्कार जीता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश। आप भी उगते सूरज की भूमि में आए और आकर्षण का अनुभव करें। अरुणाचल प्रदेश आपको हमारे प्राकृतिक स्वर्ग का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करता है।
पूर्वोत्तर के सभी राज्य ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, यानी आज ही सोच समझकर ऊर्जा विकल्प चुनकर एक स्थायी कल की दिशा में अपना रास्ता रोशन करने के साथ मिलकर उज्जवल भविष्य की अलख जगा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण को हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अपना भविष्य बचाएं। सिक्किम में हो रही तेजी से प्रगति को भी हम देख सकते हैं। मैनला के हेलीपैड से करीब 82 से 95 किलोमीटर तक 2 लेन की सड़क के दोनों ओर हरी भरी भूमि किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रैक को रोमांचक और प्राकृतिक सुंदरता के रंगों से रंगते हुए आगे बढ़ते आप देख सकते हैं। नीली पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली की एक स्वर लहरी पहियों पर इस चमत्कार के साथ आपका स्वागत करेगी। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया लेडो परियोजना का उद्देश्य ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार करना, लोगों की उपस्थिति को बढ़ाना और साथ ही साथ व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा सिलचर से लैलापुर खंड बराक घाटी और मिजोरम के बीच भी एक संपर्क सूत्र बन रहा है, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास में आसानी होगी और धेमाजी जिले में उत्तरी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है। पूर्वोत्तर का ये समूचा इलाका हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ चुका है। कोई भी जगह अब दूर नहीं। तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। आप पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर। यहाँ है जीवंत संस्कृति, उत्कृष्ट हस्तशिल्प, व्यावसायिक अवसर और शांत सरल जीवन शैली। इसके साथ ही अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। नंबर नोट कीजिए 9289094044। और अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। और अब से कुछ ही घंटे बाकी हैं तारीख बदलने और नए वर्ष के आगमन के। आप सभी को हमारी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी श्रोता नववर्ष पर हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, अधिक से अधिक आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहें। हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। ध्वनि तरंगों और सोशल मीडिया पर आपका हमारा साथ यूं ही चलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम